स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के लिए अपकमिंग जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम है, जो कुछ रह गए थे कोविड-19 के कारण, वो नहीं हो पाए थे एग्जाम्स। तो उसके लिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम करंट अफेयर्स मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक। इससे पहले भी हमने, जब मार्च में होना था एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, तो जब ये एग्जाम मार्च में होना था उससे पहले भी हमने एसएससी सीएचएसएल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की 50 क्वेश्चंस की हमने एक लगभग 50 क्वेश्चंस थे, उसमें एक वीडियो निकाली थी। एंड उसमें जो करंट अफेयर्स से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मार्च से पहले पहले के थे। तो जो लोग अभी देने वाले हैं एग्जाम अक्टूबर में, वो उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें, ताकि आपको ओवरऑल टोटल 100 क्वेश्चंस मिल जाए मोस्ट एक्सपेक्टेड, और आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएं। एंड साथ ही जो है मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो हैं जो 3 दिन हुए थे एग्जाम मार्च में, वो आप जाके वेबसाइट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। you'll गेट टू नो कि क्या लेवल था क्वेश्चन का, किस तरह से क्वेश्चन आए थे, या कैसे हमें अप्रोच रखनी है, वो आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, और जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और पेंडुलम वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, खासकर जीके सेक्शन से, और कितने क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड से मिले। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। Which one of the following Indian filmmaker has been chosen for La Atelier program at the Cannes Film Festival for the year 2020? वर्ष 2020 के लिए कान फिल्म महोत्सव में लेतलियर कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म निर्माता को चुना गया है? अभिनंदन बैनर्जी, वायुद्यान मुखर्जी, फरहान अख्तर एंड करण जौहर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्यान मुखर्जी। बौद्यान मुखर्जी और अभिनंदन बैनर्जी, इन दोनों ने मिलकर एक मूवी बनाई विच इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज एंड वायलेंस हीप्ड ऑन रिफ्यूजीज टू द आइलैंड। और ये जो मरीच झापी है, ये एक आइलैंड है विच इज लोकेटेड इन सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। मरीच झापी जो है ये एक आइलैंड है विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो लोगों के प्रति एट्रोसिटीज़ हुई थी उसी पर बेस्ड ये एक मूवी बनाई गई थी बाय बद्रुद्दीन मुखर्जी एंड दिस अभिनंदन बैनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 26, 36, 46 एंड 56। जल्दी से बताते रहिए आंसर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 46। एंड ये जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है, ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी करता है। एंड इसमें टोटल 100 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। इसमें जो कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं, जो भी इसमें इंडेक्स होता है, वो अलग अलग कैटेगरी का होता है बेस्ड ऑन दी कोई भी इंटरनेट किसी जगह पर कितना अवेलेबल है, कितना अफोर्डेबल है, कितनी रेलेवेंस और कितना रेडीनेस है। इसमें टॉप किसने किया है? टॉप परफॉर्मर कौन रहा है इसमें? स्वीडन रहा है। इंडिया की 46th रैंक रही है। इंडिया गॉट 46th रैंक। एंड सबसे कम रैंक, लोवेस्ट रैंक किसकी है? बुरुंडी की। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ येस बैंक? येस बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? सुनील मेहता, अतुल भेदा, महेश कृष्णमूर्ति एंड प्रशांत कुमार। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जो थे, ये फॉर्मर SBI CFO रह चुके हैं और डिप्यूटी MD भी रह चुके हैं, और अब वो येस बैंक के नए CEO और MD होंगे। सुनील मेहता जो हैं, जो यहाँ पर मेंशन है, सुनील मेहता ये फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है PNB के, और अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे येस बैंक के।
महेश कृष्णमूर्ति और जो अतुल भेदा हैं इनको भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा यस बैंक का। ओके, तो ये तीनों जो हैं ये बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुनील मेहता, और अतुल भेदा और महेश कृष्णमूर्ति नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे यस बैंक के। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, द बुक द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट पर्सनालिटी। पुस्तक द मॉन्क जो भारत को दुनिया के सामने ले गए किस महापुरुष पर आधारित है। सो ऑप्शंस है राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। अभी जो स्वामी गौतमानंद हैं, स्वामी गौतमानंद, तो ये अभी करेंटली प्रेसिडेंट हैं रामकृष्ण मिशन के। ओके, एंड इन्होंने ही ये बुक लॉन्च की है विच इज दिस द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड, और ये जो बुक है ये स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो हिंदू मॉन्क थे और बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल लीडर थे, आप सभी जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, उनके बर्थडे पर, यानी कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये तो सभी आप जानते ही हैं, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद की जो है एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण के बहुत ही बड़े जो है डिसाइपल थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड सिटी समिट ऑर्गेनाइज्ड। पहला वर्ल्ड सिटी समिट किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2006, 2008, 2005 और 2009। जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2008। तो हाल ही में जो वर्ल्ड सिटी समिट है 2020 का, वो ऑर्गेनाइज हुआ था। सो 2020 का ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ था? जुलाई में सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। राइट, जो फर्स्ट वर्ल्ड सिटी समिट था वो 2008 में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो नेक्स्ट है 2021 में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये एक बायएनियल इवेंट है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये बायएनियल समिट है एंड इसका मेन एम है कि जो भी सिटी के रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं या फिर शेयर इंटीग्रेटेड अर्बन सोल्यूशंस हैं या फिर नई पार्टनरशिप करना, ये सब इसका एम है। और जो पहला वर्ल्ड सिटी समिट था 2008 में जो हुआ था, वो भी कहाँ पर हुआ था? वो भी सिंगापुर में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज द डिफेंस पावर यूनिवर्सिटी प्रपोज टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के द्वारा किस राज्य में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्थान का दर्जा देना प्रस्तावित है? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड एंड पंजाब। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया था और अभी उसको पास भी कर दिया गया है। एंड उसका मेन पर्पस यही था कि जो डिफेंस पावर यूनिवर्सिटी है वो एस्टैब्लिश की जाए गुजरात गांधीनगर में, एंड उसको जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए ताकि इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस प्राप्त हो सके। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज which of the following pollutants in BS6 standard fuels is emitted up to 5 times less than BS4 fuels? BS6 मानक के ईंधन किस प्रदूषक का उत्सर्जन BS4 के मुकाबले 5 गुना तक कम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन एंड लेड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सल्फर। सो अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोटर व्हीकल डीलर्स को एक रिलीफ देते हुए कहा था कि जो BS4 के स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं वो 10 दिन के लिए बेचे जा सकते हैं कंट्री में। और ये जो एग्जेम्पशन था ये NCT दिल्ली के लिए नहीं था, बाकी जगहों के लिए था। और क्योंकि ये इसलिए किया गया क्योंकि BS4 व्हीकल्स की जो डेडलाइन थी सेल की वो 31 मार्च 2020 थी, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से BS6 जो है वो लागू होना था। सो 1 अप्रैल से
ये BS6 जो है, भारत स्टेज 6, ये स्टार्ट होना था, जिसमें जो फ्यूल कैटेगरी है वो काफ़ी अच्छी होती है और उससे पोल्यूशन कम होगा। इसीलिए जो है सरकार ने कहा कि BS5 को स्किप करके सीधा BS4 से BS6 पर जंप करते हैं। एंड जो BS6 है, BS6 इसमें जो फ्यूल एमिट होता है वो 5 टाइम्स लेस होता है देन द BS4 फ्यूल्स, क्योंकि इसमें सल्फर की कंटेंट कम होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ 10 ppm सल्फर होता है, 10 ppm सल्फर होता है BS6 में। वही BS4 में जो है 50 ppm के लगभग जो है सल्फर प्रेजेंट होता है। इसीलिए BS4 के कंपैरिजन में BS6 जो होता है वो लेस पोल्यूटिंग होता है। नेक्स्ट इज रेड फ्लैग इज अ ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्रीज एयरफोर्स। रेड फ्लैग किस देश की वायुसेना का एक प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, रशिया, चाइना या फिर USA। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि USA, अमेरिका। अभी हाल ही में US एयरफोर्स ने अपना जो पहला फेज है मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग का, उसको कैंसिल कर दिया था और ये होना था अप्रैल 30 में, लेकिन कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स थे वो पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ये साल में काफ़ी बार कंडक्ट की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा, और ये एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ओके, तो ये ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है और ये साल में कई बार जो है कंडक्ट की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रज्ञा मोबाइल ऐप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो किसने लॉन्च किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो झारखंड गवर्नमेंट ने जो है इसको लॉन्च किया था। सो झारखंड गवर्नमेंट ने प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था एंड दिस वाज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग ई-पासेस टू ऑल दोज इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो है ये लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को ई-पासेस आसानी से इशू किए जा सके, ताकि वो एसेंशियल सर्विसेज को कैरी आउट कर सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली ऑपरेशन संजीवनी वॉज कैरिड आउट बाय डैश। ऑपरेशन संजीवनी हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया था? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन वाटर फोर्स एंड जॉइंटली बाय द अबव 3 फोर्सेस। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना या उपरोक्त तीनों के द्वारा। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन एयर फोर्स। तो हाल ही में इंडियन एयर फोर्स ने एसेंशियल गुड्स और मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी स्टार्ट किया था और ये जो है मालदीव्स के लिए जो है ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था। वहाँ पर एसेंशियल गुड्स और मेडिसिन प्रोवाइड किए गए थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ था और पहुँच नहीं हो रही थी। तो इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की एयरफोर्स में अगर पर्सनल और एयरक्राफ्ट एसेट्स की बात करें तो उसमें चौथा स्थान है इसका। और इसको 8 अक्टूबर जो एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स, ये 8 अक्टूबर 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर एंड इस वर्ष इसकी 88th एनिवर्सरी है। ठीक है, तो दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं एंड जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, करंट चीफ ऑफ एयर फोर्स हैं, वो कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, ये चीफ ऑफ एयर फोर्स है। मालदीव्स की हम बात करें तो मालदीव्स एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया की एंड इसकी जो कैपिटल है मालदीव्स की वो माले है और करेंसी मालदीवियन रुपया है। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली हु हैज डिसाइडेड टू इशू कोरोना बॉन्ड्स। हाल ही में कोरोना बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किसने किया था? आसियान, यूरोपियन यूनियन, SCO एंड सार्क। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ ने डिसाइड किया था
के कोरोना बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे ताकि जो भी सिचुएशन है ड्यू टू कोविड-19 उसे डील किया जा सके। सो क्या होंगे ये कोरोना बॉन्ड्स? कोरोना बॉन्ड्स क्या होंगे? ये जॉइंट डेट होगा। दीज आर जॉइंट डेट इशूड टू मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स को इशू किया जाएगा। ये एक डेट की फॉर्म में होगा एंड ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से जो पैसा आएगा उसको इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज ने इस आइडिया को अपोज किया था, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन पहले तो इसमें 28 स्टेट्स थे, मेंबर स्टेट्स थे, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद अब इसमें 27 मेंबर्स हैं। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। ये 1993 में फाउंड हुआ था और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं? इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, नेक्स्ट इज ऑन विच डे इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल एंड 5 अप्रैल। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसी दिन को याद करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ओके, एंड साथ ही जो वर्ष 2020 है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ भी डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो 2020 वर्ष है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली लॉन्च्ड किसान रथ इज अ डैश। हाल ही में शुरू किया गया किसान रथ एक डैश है, एक वाहन है, एक व्हीकल है, एक मोबाइल ऐप है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है फार्मर्स के लिए, या फिर कोई एनजीओ है। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, किसान रथ जो है ये एक मोबाइल ऐप है एंड दिस वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इस ऐप को जो है एनआईसी द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डेवलप किया गया एंड दिस ऐप हैज़ बीन डेजिग्नेटेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। इससे जो फार्मर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। एनआईसी की हम बात करें तो एनआईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत ये आता है। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका जो फॉर्मेशन है ये 1976 में हुआ था एनआईसी का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ इनिशिएटिव कॉल्ड फूड बैंक हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? फूड बैंक नामक एक नई पहल किस राज्य में शुरू की गई? असम, मणिपुर, केरला एंड झारखंड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर में जो है ये जो नया इनिशिएटिव है फूड बैंक, ये स्टार्ट किया गया था और इसका मेन एम यही था कि लॉकडाउन के दौरान जो भी लोगों को फूड शॉर्टेज है उसको एड्रेस करना, गरीब लोगों तक खाने की पहुंच को सुनिश्चित करना और एसेंशियल आइटम्स के अलावा जो मेडिसिन वगैरह है वो भी उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। चलिए, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर जो है एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का। इसकी कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और ये अपना बॉर्डर जो है किस किस के साथ शेयर करता है? बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स कौन सी हैं इसके? नागालैंड, मिजोरम एंड असम। ये 3 स्टेट्स के साथ शेयर करता है और साथ ही कंट्री की बात करें तो म्यांमार के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर। एंड मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल जो है वो कौन है? सेंगाई डियर है। ओके, एंड जो गवर्नर है मणिपुर की वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ओके, एंड करंट सीएम कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह है। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली द सहयोग ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय डैश। हाल ही में सहज ऐप को डैश के द्वारा विकसित किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया, एनएसएसओ, डीआरडीओ एंड सीएसआईआर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सहयोग ऐप जो है डेवलप किया गया। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल कलेक्ट जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द country. This will help government and public health agencies to make important decisions regarding the status of current COVID-19 situation. तो ये लॉकडाउन के दौरान जो है ये स्टार्ट किया गया था सहयोग ऐप, और ये ऐप जो है जो भी लोकेशन स्पेसिफिक डेटा है उसको कलेक्ट करेगा, और दिस विल कॉम्प्लीमेंट द रिसेंटली लॉन्च आरोग्य सेतु ऐप। तो उस टाइम पर जब आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था तो उसके साथ सहयोग करने के लिए सहयोग ऐप स्टार्ट किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। देहरादून उत्तराखंड में है इसके हेडक्वार्टर्स। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1767 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये गवर्नमेंट का ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ठीक है, सबसे पुराना गवर्नमेंट का साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ये नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है सर्वे ऑफ इंडिया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट आता है। नेक्स्ट इज स्वयं इज अ डैश। स्वयं एक डैश है। स्पेशल इक्विपमेंट फॉर द डिसेबल्ड, विकलांगों के लिए एक विशेष उपकरण है। नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच है। विमेन सेफ्टी पोर्टल, महिला सुरक्षा पोर्टल है। एल्डरली वेलफेयर स्कीम है या बुजुर्ग कल्याण योजना है। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या है स्वयं? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज इट इज ए नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो हाल ही में एचआरडी मिनिस्टर ने रिव्यू किया था नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, एंड ये जो स्वयं है इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्नर्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड दिस वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट एंड it was launched to achieve the 3 principles of education policy। लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो, इक्विटी हो और क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, तो ये इसका एम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? बहरीन, ओमान, कतर एंड ईरान। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ईरान। सो ईरान ने जो है अपना जो पहला मिलिट्री सैटेलाइट है नूर उसको लॉन्च किया, और यूएस के साथ उसकी टेंशन चल रही थी, उसके बाद भी ईरान ने जो है ये लॉन्च किया था। ईरान क्या है? ईरान एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है ईरान की वो क्या है? तेहरान है, एंड करेंसी यहाँ पर ईरानियन रियाल है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है ईरान। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक विल बी लॉन्च्ड बाय टीसीएस इन 2021। किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक टीसीएस द्वारा 2021 में लॉन्च किया जाएगा? इजराइल, फ्रांस, अफगानिस्तान एंड यमन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि इजराइल। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस इसने डिसाइड किया है कि पहला फुली डिजिटल बैंक जो है इजराइल का वो लॉन्च करेगा। टीसीएस एक लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर फर्म है इंडिया का, एंड इट हैज़ नॉट बीन नेम्ड, लेकिन अभी इसमें नेम इसको नामित नहीं किया गया है, नेम नहीं किया गया है, बट इट इज़ द फर्स्ट वन टू रिसीव अ बैंकिंग लाइसेंस इन इजराइल इन मोर देन 40 ईयर्स। तो 40 साल में ये पहले है जिस बैंक है जिसको बैंकिंग लाइसेंस मिला है इजराइल से। एंड दिस डिजिटल बैंक विल बी लॉन्च इन 2021। ठीक है, 2021 में डिजिटल बैंक जो है लॉन्च किया जाएगा। इजराइल की हम बात करें तो एक ये मिडल ईस्टर्न कंट्री है,
और ये जो है अपने कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है पैलेस्टीन के साथ जो है ये कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है, हिंदी में फिलिस्तीन कहते हैं। एंड इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, जेरूसलम है, एंड इसकी जो करेंसी है वो इजरायली शकील है। ओके, एंड यहाँ पर वेस्ट बैंक एक एरिया ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी। हाल ही में किस संगठन ने भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स और अनुसंधान प्रयोगशाला विकसित की है? DRDO, इसरो, CSIR एंड IISc। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज DRDO। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वंदे भारत मिशन रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स ट्रैप्ड अब्रॉड ड्यू टू लॉकडाउन, डिफेंस ऑफ कंट्रीमेन फ्रॉम COVID-19, ऑनरिंग द मार्टिरडम ऑफ द सोल्जर्स ऑफ कंट्री एंड प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी, COVID-19 से देशवासियों की रक्षा, देश के जवानों की शहादत का सम्मान करते हुए, या फिर देश की सीमाओं की रक्षा करना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया है उसका मेन पर्पस यही है कि जो भी भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे लॉकडाउन के कारण, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लगा था, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड तक की सब जगह की इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी। सो काफ़ी लोग फंसे रह गए थे, तो उन लोग को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था और इसके डिफरेंट फेजेस में कंडक्ट किया गया और ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FTII सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ FTII गवर्निंग काउंसिल। निम्न में से किसे FTI सोसाइटी और FTI गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? परेश रावल, अनुपम खेर, शेखर कपूर एंड अनुराग कश्यप। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शेखर कपूर को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ FTI गवर्निंग काउंसिल एंड प्रेसिडेंट ऑफ FTI सोसाइटी। FTI ये क्या है? ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये तो आपको पता ही है। ओके, और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो एपेक्स बॉडी होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द पॉलिसीज डिसीजन फॉर दिस इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड शिंकुला टनल विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन विच टू रीजन्स। दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिंकुला टनल किन दो क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। तो ये जो शिकुनला टनल है इसका जो भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट है वो उसको जो है जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। ये जो शिकुनला टनल है इसकी हम बात करें तो ये 13.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है अंडर द शिंगोला पास, और ये जो है मनाली और नीमू इन दोनों के बीच में वाया शिंगोला जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और अभी तक क्या होता था कि ये बर्फबारी के कारण ये रास्ता जो है एक्सेसिबल नहीं होता था, लेकिन इस टनल के बनने से वो रास्ता क्लियर हो जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर इन जंस्कार वैली इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और इस प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? NHIDCL। ठीक है, NHIDCL जो कि एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है प्रोजेक्ट को। एंड NHIDCL
जो है ये हेडक्वार्टर्ड है, इसके न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? केशव कुमार पाठक। केशव कुमार पाठक जो है वो NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पासिक्स नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन द इंडियन ओशन बिटवीन विच टू कंट्रीज। हिंद महासागर में पासिक्स नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड रशिया। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सो जो पासिक्स एक्सरसाइज है यानी कि पैसेज एक्सरसाइज है, ये नेवीज के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवीज के बीच में कंडक्ट की जाती है। ये हाल ही में इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में कंडक्ट की गई थी। इससे पहले इसी साल ये इंडिया और जापान की नेवी के साथ भी कंडक्ट की गई। देन इंडिया और फ्रांस के बीच भी ये कंडक्ट की गई एंड इंडिया और US के बीच भी ये कंडक्ट की गई थी, अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? 115, 116, 117, 118। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 116। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद इंडिया की रैंक थी 116th। इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है। पिछली बार इंडिया की जो रैंक थी वो 115 थी। ठीक है, इससे पहले 2018 में इंडिया की रैंक थी 115 आउट ऑफ 157 कंट्रीज, लेकिन इस बार 116 है आउट ऑफ 174 कंट्रीज। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो डेटा होता है वो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड होता है एंड ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था और ये इसका दूसरा संस्करण है। और इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है? रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक, और कौन कौन सी है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, एक ये है। इसके अलावा ये तो आप सभी जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है एंड इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन कन्फर्ड द यामिन हजारिका अवार्ड? किसे यामिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राणा सफवी, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई एंड शशि देशपांडे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करते रहिए सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि राणा सफवी। सो राणा सफवी को, ये एक हिस्टोरियन ऑथर हैं, इनको यामिन हजारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड शी वॉज चोजन फॉर हर contribution to the syncretic culture of India। ठीक है, इसलिए इनको ये सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। ये जो अवार्ड है ये यामिन हजारिका, जो कि पहली विमेन थी नॉर्थ ईस्ट से जिन्होंने सेंट्रल पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया था, उनके नाम पर ये अवार्ड बनाया गया है और ये हर साल दिया जाता है 2015 से। इसमें कुछ कुछ और भी लोग हैं जो इस अवार्ड को पहले जीत चुके हैं, जैसे इंद्रानी राय मेधी, तैयबुन निशा, मलॉय गोस्वामी, पूर्णिमा देवी बर्मन और सोशल एक्टिविस्ट हैं हसीना कारबी, ये भी इस पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिमेक्स इज अ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। जिमेक्स भारत और डैश के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया, USA, रशिया एंड जापान। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जापान। सो अभी जो है जिमेक्स स्टार्ट हुई थी, कंडक्ट की गई थी अरेबियन सी में। इस बार जो 2020 की ये जिमेक्स हुई थी ये 4th एडिशन था। ओके, जिमेक्स
सीरीज का ये 4th एडिशन था। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जो इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की जाती है और ये बाय एनुअली कंडक्ट की जाती है। सो पहली बार ये जो है 2012 में कंडक्ट हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग PSUs वुड नॉट ज्वाइन ISA कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम ISA के कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन में शामिल नहीं होगा? ONGC, IOCL, BPCL या फिर OIL, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो है वो हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है एंड इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फिक्की के द्वारा जो है संयुक्त रूप से बनाया गया है, आयोजित किया गया है समिट। और इस समिट में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनॉग्रल एड्रेस दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 2.5 गुना बढ़ चुकी है और जो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 13 बार से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही इंडिया का जो टारगेट है 100 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने का, उसको भी उन्होंने दोहराया। एंड साथ ही उन्होंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया की रैंक 4th है। ठीक है, इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पावर की टर्म्स में क्या रैंक है? 4th रैंक है। और उन्होंने जो इंडिया के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, उसकी भी बात की। ISA की हम बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये नवंबर 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। आपको याद होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उसके दौरान इसका जिक्र किया गया था और इसको इंडिया और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ISA के गुरुग्राम में लोकेटेड है, राइट। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ISA के डायरेक्टर जनरल कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उपेंद्र त्रिपाठी जो हैं वो ISA के डायरेक्टर जनरल हैं। एंड इस मीटिंग के दौरान, इस समिट के दौरान जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि ISA कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन में जो है PSUs पार्टनर बनेंगे, कॉर्पोरेट पार्टनर्स बनेंगे। उसमें ONGC, IOCL, BPCL और इनके अलावा गेल और HPCL शामिल होंगे। IOCL जो ऑयल है यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है? गोविंद स्वरूप, दिवाकर गुप्ता, गोपाल कृष्ण एंड P देवदास। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोविंद स्वरूप। तो हाल ही में गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे, पुणे में उनका निधन हो गया और इनका जन्म जो था 1929 में हुआ था उत्तर प्रदेश में और इनको फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था। और ये फाउंडर और डायरेक्टर थे TIFR NCRA के, जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, उसके ये फाउंडर और डायरेक्टर थे, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और जो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप हैं, एक है ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और दूसरा है GMRT यानी कि जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इन दोनों ही टेलीस्कोप के क्रिएशन जो है, जो बनाए गए, ये प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के द्वारा जो है बनाए गए थे। इसके अलावा उनको काफ़ी फेमस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जैसे कि पद्मश्री, हर्शल मेडल ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, URSA डेलिंगर मेडल, ग्रोटे रेबर मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी मेडल से उनको सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट अमेंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड रिमूव बैम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्रीज। किस वर्ष सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया और बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया? 2015, 2016, 2017 एंड 2018। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2017। और ये जो अभी न्यूज़ में था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वो इसीलिए था क्योंकि
हाल ही में जो एग्रीकल्चर और वेलफेयर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने 22 बैम्बू क्लस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में 22 बैम्बू क्लस्टर्स एंड उसके साथ साथ जो लोगो है नेशनल बैम्बू मिशन का उसको लॉन्च किया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोगो है नेशनल बैम्बू मिशन का वो लॉन्च किया गया और इसी के चलते उन्होंने कुछ मेजर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसमें डिस्कशन किया। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटा दिया गया, जिससे अब बैम्बू को कहीं भी ग्रो किया जा सकता है, जरूरी फॉरेस्ट में ही ग्रो किया जा सके और बैम्बू को काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही जो नेशनल बैम्बू मिशन है उसके बारे में उन्होंने बताया, ये 2006-07 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इसकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और फिर इसको लॉन्च किया गया 2018-19 में। ठीक है, एंड साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी जून 2020 में गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी है बैम्बू इंपोर्ट्स पे उसको 10 से 25% बढ़ा दिया। पहले 10% था, उसको अब 25% कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, जो बैम्बू का इंपोर्ट होगा वो कम हो जाएगा, द इम्पोर्ट ऑफ बैम्बू विल रिड्यूस। ठीक है, और साथ ही जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या फिर जो डोमेस्टिक बैम्बू है उसको बूस्ट मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली मेल प्लेयर टू स्कोर मोर देन 100 गोल्स इन इंटरनेशनल सॉकर? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाला केवल पुरुष खिलाड़ी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली देई, लायनल मेसी एंड वाइने रूनी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अली देई होगा। सो अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्होंने अपना 100th इंटरनेशनल गोल जो है वो स्कोर किया एंड ये जो 100th इंटरनेशनल गोल था उन्होंने नेशनल लीग में उन्होंने ये मारा था। और इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले ईरान के अली देई जो हैं उन्होंने स्कोर किए थे 109 इंटरनेशनल गोल। ओके, तो 100 से ज़्यादा स्कोर करने वाले जो इंटरनेशनल गोल वो अली देई हैं। ठीक है, एंड रोनाल्डो को अभी 9 गोल और करने होंगे उनके पास तक पहुंचने के लिए, उनके बराबर पहुंचने के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, कौन से देश के प्लेयर हैं ये पोर्तुगीज प्लेयर हैं। ठीक है, पुर्तगाली प्लेयर हैं ये। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अभी तक 5 बैलन डी और अवार्ड जो हैं वो जीत चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इन विच मंथ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस माह में आयोजित किया जाता है? अक्टूबर, अगस्त, नवंबर एंड सितंबर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अगस्त में जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है मनाया जाता है। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। एंड जो थीम थी इस वीक की वो थी टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट एंड टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स इन लाइट ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक। और ये 120 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो मदर का मिल्क होता है ये लिक्विड गोल्ड होता है। ओके, एंड किसी भी बच्चे के लिए जो मदर का मिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो उसके लिए एक फर्स्ट वैक्सीनेशन का काम करता है। किसी भी छोटे बच्चे के लिए उसकी मदर का मिल्क जो होता है वो फर्स्ट वैक्सीनेशन की तरह काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1940, 17 अक्टूबर 1940, 8 अगस्त 1942 एंड 12 अक्टूबर 1942। तो ये तो आप सबको पता होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 8 अगस्त 1942। इस वर्ष 2020 में इसकी 78th एनिवर्सरी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, करो या मरो, डू और डाई का स्लोगन दिया था। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये
ग्वालियर टैंक जो है, ग्वालियर टैंक कहाँ पर है? ये मुंबई में, यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंड अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश ने सारे जो मेन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया था, और जो मूवमेंट था वो एकदम लीडरलेस था, लेकिन लोगों को पता था कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए जा चुके थे। इस मूवमेंट की एक और खास बात ये है कि पैरेलल गवर्नमेंट्स काफ़ी जगह पे बनाई गई थी, जैसे बलिया यूपी में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। इसी तरह तामुलक जो कि बंगाल में था उस टाइम पर, उसमें बनाई गई। सतारा में विच इज़ इन महाराष्ट्र, और साथ ही तालचेर इन उड़ीसा, इन जगहों पर जो है पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई थी इस मूवमेंट के दौरान। तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, सुजाता मेहता एंड मनोज सोनी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रदीप कुमार जोशी को अपॉइंट कर दिया गया एज द यूपीएससी चेयरमैन, और उन्होंने अरविंद सक्सेना की जगह ली। इससे पहले अरविंद सक्सेना जो थे वो चेयरमैन थे यूपीएससी के, और इनका जो कार्यकाल है प्रदीप कुमार जोशी का, वो 12 मई 2021 तक रहेगा इनका कार्यकाल। इससे पहले प्रदीप कुमार जोशी ने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तरह जो है उन्होंने एक्ट किया, एंड उससे पहले मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी वो चेयरमैन रह चुके हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और करंटली जो है यूपीएससी में 8 मेंबर्स हैं। जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो कार्यकाल होता है, जो टर्म होता है यूपीएससी के मेंबर्स का, वो होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। इससे पहले जो भी हो जाए सो वो उनका टर्म रहता है। एंड प्रेसिडेंट जो है वो कंडीशन ऑफ सर्विस जो है चेयरमैन और अदर मेंबर्स की वो डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय? मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भगत सिंह कोश्यारी, सत्यपाल मलिक, जीसी मुर्मू एंड मनोज साहनी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक जो है उनको मेघालय का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, और करंटली वो जो है गवर्नर ऑफ गोवा भी हैं। ठीक है, करंटली वो गवर्नर ऑफ गोवा थे। इससे पहले गवर्नर ऑफ मेघालय के बनने से पहले वो गवर्नर ऑफ गोवा थे, और उससे भी पहले वो जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे। एंड देन जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू और कश्मीर के, वो जीसी मुर्मू थे। और करंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? मनोज साहनी, अभी करंट एलजी हैं जम्मू और कश्मीर के। जीसी मुर्मू को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जो है अपॉइंट कर दिया गया है, और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। तो अब ये महाराष्ट्र और गोवा, ये महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट्स और बता देती हूँ कि जो लालजी टंडन थे वो एमपी के पहले गवर्नर थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई, तो वो अब नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर। उनकी जगह आनंदीबेन पटेल जो है वो करंटली यूपी और एमपी दोनों की ही गवर्नर है। तो गवर्नर, कोई भी गवर्नर है वो मोर देन 1 स्टेट का गवर्नर सर्व कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मेघालय की हम बात करें तो मेघालय एक हिली स्टेट है। ये अपना बॉर्डर असम के साथ शेयर करता है, और साथ में बांग्लादेश के साथ ये जो अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय में? हम बात कर रहे हैं मेघालय की। मेघालय के सीएम कौन है? कॉनरेड सांगमा है। ओके, चलिए, कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में किस राज्य में समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया गया?
गुजरात, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरला। सो रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, पिनरी विजयन, उन्होंने प्रतीक्षा, जो कि पहली, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट मेरीन एम्बुलेंस है, ठीक है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को ने एक्वायर की, उसका नाम है प्रतीक्षा। और इसके अलावा 2 और एम्बुलेंसेस थी जिसका नाम था प्रत्याशा और करुण्या, ठीक है। ये भी जो एम्बुलेंसेस हैं ये भी लॉन्च की गई। प्रतीक्षा को त्रिवेंद्रपुरम में स्टेशन किया गया है और जो प्रत्याशा और करुणा है इनको कोझिकोडे में स्टेशन किया गया है। ये जो सी एम्बुलेंस है ये 23 मीटर्स लॉन्ग है, 5.5 मीटर्स की इनकी विड्थ है और ये 40 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तो जो भी इससे क्या होगा, जितने भी फिशरमैन समुद्र में फंसे होंगे उनको बचाने में ये मदद करेगी और उनको मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। इस तरह की जो मरीन एम्बुलेंस है इसकी काफ़ी ज़रूरत थी और ये जो है यहाँ पर लॉन्च की गई। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर से, वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अच्छे से तैयारी करते रहिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मैं ये उम्मीद करूँगी। मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।